मुकामी एसपी मौके पे नहीं आया, मुकामी एएसपी मौके पे नहीं आया, एसएचओ मौके पे नहीं आया। एक एसएचओ, एक चौकी इंचार्ज और एक थानेदार जो वहां पर गालबन गश्त करता था, उसने पता नहीं क्या रिपोर्ट दी। उसने रिपोर्ट ये दी कि ये एक नशेई मालूम होती है। नशेई मालूम जी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त बच्ची 18 और 19 नशेई साल मालूम होती है। इसकी लाश को हम दफना रहे हैं। लो जी, उन्होंने दफना दिया है। ये तो बेड़ा गर्क हो गया केस का। बिल्कुल अहमद भाई, नया पर्चा नहीं हो सकता। बिल्कुल देखिए, अगर नया पर्चा देंगे तो डेड बॉडीज पुरानी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनकी जब ये रोजनामा मंगाएगी अदालत, वहाँ पर तो ये दफन हो चुकी है। ये बात जो है ना, ये उनकी मसाले की तरफ चली जानी है। अच्छा, वो फैसलाबाद के रहने वाले, फैसलाबाद से 302 की पेशी के लिए कौन कौन आएगा? जिसकी बीवी और बेटी गायब हुई हो, वो इतना मुतमईन हो सकता है? ये कोर्ट पे जा रहा है, लाहौर से बाहर कोर्ट है, ये सबको मिल रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी मुतमईन थी कि इसको अंदाजा था कि वो इस घनौने खेल को खेलने में कामयाब हो गया। अच्छा, जब इसने एफआईआर दर्ज करवाई है ना, तो मेरी एक और पुलिस अफसर से बात हुई। वो उसका इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है, यही डिस्कस कर रहा था। उसने मुझे फिल बदी, उसने कहा भाईजान 27 पिछले महीने की 27 तारीख से वो गायब है, 18 तारीख को एफआईआर दर्ज करवा रही है। उसने कहा मेरी बात लिख लें आप, 100% इसने अपनी बीवी और बेटी को मर्डर कर दिया होगा। सरकारी गाड़ी में ये घूमता है, लाशें लेके उन्हें रिंग रोड पे मारता है। मारने के बाद उन्हें छुपाता नहीं है, कहीं लेके नहीं जाता। 25 को ये वाकया करता है, 27 को ये बेटी की लाश को रुई नाले में खाने में फेंकता है। फिर 2 तारीख को फरोजवाला का इलाका, बाना वाला इलाका कहलाता है शेखपुरा की डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे इसने अपनी बीवी की लाश को फेंका है। उन्होंने कहा उस्मान किधर हो? उस्मान ने कहा सर मेरी तो सुपर वीकेंड है, मैं तो आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो फिर सीसीटीवी के सामने पेश होकर उन्होंने कहा कि सर उस्मान इधर आ गए। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, आ गया तो उल्टा लटकाओ इससे जाके। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूँ सलमान कुरैशी। नाज़रीन, आज बात करेंगे लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर ने जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए अपनी बीवी और बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और लाशों को लाहौर और शेखुपुरा में फेंक दिया। और जुल्म की बात यह है कि उन लाशों का ना पोस्टमार्टम हुआ, ना ही कोई 302 की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, और उन्हें 174 की कानूनी कार्रवाई के बाद सिर्फ सुपुर्दे खाक कर दिया गया, अमानतन सुपुर्दे खाक किया गया। इस वक्त इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी अहमद फराज साहब और आमिर मिर्जा साहब मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे अहमद फराज साहब की जानिब और उनसे जानेंगे ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ और पुलिस ने इसमें कितनी गफलत का मुजाहिरा किया, और अब केस किस हद तक खराब हो चुका है, इससे क्या मुल्जिम को उसके किए की करार वाकया सजा मिल पाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया, एक हाजिर सर्विस डीएसपी जो एसपी बनने के लिए कोर्स कर रहा था और उसके बारे में इंकशाफ हुआ, उसने अपनी बीवी बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और अब इसमें कितने लूप होल आपको नजर आते हैं। आपके कुछ सवालात भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने जो आपने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को किए। तो क्या देखते हैं इस केस के हवाले से? पहले जो आप तक इतलात मसूल हुई इस केस की सारी डिटेल वो बयान के करें, और इस तफ्तीश के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, इस केस का पस मंजर कुछ यूँ है कि 25 सितंबर को उस्मान हैदर अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने घर बरकी से निकलते हैं। डिफेंस के एक निजी रेस्टोरेंट में वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो एक प्लानिंग के तहत अपनी सरकारी गाड़ी पर उन दोनों को बातें करते हुए उनको रिंग रोड पे ले आता है। ठीक है। और रिंग रोड पर लाकर उसका जो कहना है कि उसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है और इस दौरान उसने दोनों को फायर करके कत्ल कर दिया। देखिए, वो इतना शातिर और चालाक मुल्जिम था कि उसने जब दोनों को मर्डर किया है तो फिर उसने वो देखे ना, एक सवाल तो ये भी है कि वो लाहौर, शेखपुरा और कसूर की हदूद तक वो फिरता रहा है। उसने अपनी तरफ से एक लाश डंप की है शेखपुरा मोटरवे के पास झाड़ियों पर, और दूसरी उसने डंप की फिरोजपुर रोड पर कसूर की हदूद में। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखें कि वो निकल आई लाहौर की हदूद। अब यानी कि अगर देखा जाए तो सवाल तो यही है ना कि सीसीटीवी के कैमरे जो हैं वो आपको चालान की पर्ची तो फौरी भेज देते हैं। सही है, ठीक है। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, आप फोन सुन रहे हैं, आपको तस्वीर के साथ फौरी चालान भेज देते हैं। बिल्कुल। सीट, फ्रंट सीट पर एक डेड बॉडी पड़ी है, उनको नजर नहीं आई। बिल्कुल, सवाल ही सवाल है, सवाल। अच्छा, उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब काना में वो अपनी बेटी की लाश फेंकता है, 25 को वो फेंकता है, 27 को उसकी लाश वहाँ से बरामद हो जाती है। 48 घंटे, यानी कि लाश अभी इतनी खराब नहीं हुई थी, 48 घंटों में वहाँ से लाश वो मिल जाती है। जब वो लाश मिलती है तो पुलिस, मुकामी पुलिस कौन सी है? काना,
जहाँ पर मौसूफ डीएसपी इन्वेस्टिगेशन थे, बिल्कुल। वहाँ पर एसएचओ की और चौकी इंचार्ज जो है वो क्या करते हैं, वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, मैं इसको कानूनी कार्रवाई नहीं कहता, ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है जिसे 174 कहते हैं, जो आमतौर पर नशाई हो या कोई भी बॉडी मिल जाए, नौसरबाजी हो गई, जी नौसरबाजी हो जाए, तो ये उसको एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत उसको दफन कर देते हैं ईमानतन ईदी के जरिए। और देखे ना कि उन्होंने उसका एक बच्ची की लाश थी, उन्हें चाहिए था उसका पोस्टमार्टम करवाते अपने, जब देखे जब जैनब का वाक़या हुआ था, तो जैनब का के वाक़े के बाद सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी कि कोई बच्ची या कोई बच्चा या कोई खातून जिसका अगर रेप हो या उसकी डेड बॉडी मिले तो एसपी खुद मौके पे जाएगा। बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल मुकामी एसपी मौके पे नहीं आया, मुकामी एएसपी मौके पे नहीं आया, एसएचओ मौके पे नहीं आया, एक चौकी इंचार्ज और एक थानेदार जो वहां पर गालबन गश्त करता था, उसने पता नहीं क्या रिपोर्ट दी, उसने रिपोर्ट ये दी कि ये एक नशई मालूम होती है, नशेई मालूम जी होती है। वो बिल्कुल तंदुरुस्त बच्ची 18-19 नशई साल मालूम होती है, इसकी लाश को हम दफना रहे हैं, लो जी उन्होंने दफना दिया है। और इसी तरह का केस जो इसी तरह का सीन जो है वो शेखुपुरा में भी हुआ है। यूं ये दोनों डेड बॉडी थी, ये एक किस्म की जाया कर देगी। और देखिए जो खातून की लाश थी वो 5 अक्टूबर को मिली है, सही, यानी कि 25 सितंबर को उसको डंप किया ठीक है, और वो 5 अक्टूबर को मिली है, 10-11 रोज बाद, 10 दिन के बाद मिली। चले उसका तो समझ आता है, तो वो लाश काफी खराब हो गई होगी। वो तो शेखपुरा पुलिस ने भी उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया, लेकिन उनको भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उनको पोस्टमार्टम इसका करवाना चाहिए था। अब पुलिस ये कहती है कि जी हम उन्हें पोस्टमार्टम करवाएंगे या हो चुका है या उसका मुझे ये बताएं सलमान साहब, आप भी एक अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं कि जब डेड बॉडी खराब हो जाती है तब उसका पोस्टमार्टम कौन कहता हो सकता है? बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ अस्पताल की मिली भगत से या पीएफएसए की मिली भगत के साथ ये सिर्फ उनको ये कहते हैं कि यार कुछ थोड़ी सी रिपोर्ट बना दीजिए ताकि हमारी मिसल मुकम्मल हो जाए। सफाई मिसल में हम लिख दें कि आया वाकई इसको कत्ल किया गया। अब उसमें ये एग्जामिन कैसे होगा कि इसको छुरी लगी है या इसको गोली लगी है या इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ नहीं आ सकता। अच्छा अहमद फराज साहब, पोस्टमार्टम भी 174 में नहीं करवाया जाता? नहीं करवाया जाता है, करवाया जाता। अच्छा देखिए, पोस्टमार्टम जो है ना वो तो एक काफी कानूनी कार्रवाई है, उसको हमने कराना है। तो ये इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया? पोस्टमार्टम नहीं करवाया। अहमद फराज साहब, ये भी तो हो सकता है कि डीएसपी जो उस्मान हैदर है वो जेरे असर हों उसके ये अफसरान, क्योंकि खुद वो काना में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है, एसएचओ काना को वो खुद भी कह सकता है, सिफारिश कर सकता है। और शेखुपुरा जहाँ पे लाश फेंकी है वो भी प्लानिंग के तहत फेंकी हो, वहां पर भी कोई उसका अपना जानने वाला तैनात हो। अगर ये बात है ना तो फिर इनके खिलाफ 201 का पर्चा होना चाहिए। इन्होंने शहादत छुपाई है, इनके खिलाफ 155C लगनी चाहिए, 201 लगनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको 109 में चालान होना चाहिए। ये जुर्म है, ये गलती नहीं है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। इन पे 201 लगानी चाहिए। इनको इस 302 की एफआईआर जो दर्ज होनी है ना, इनको इसमें चलान करना चाहिए अगर ये वाकई जानबूझकर मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए। ठीक है, क्या आप समझते नहीं है कि आमिर मिर्जा साहब ये जानबूझकर नहीं किया गया? क्योंकि बतौर क्राइम रिपोर्टर आप दोनों मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, हम तो यही देखते चले आ रहे हैं कि जब किसी की डेड बॉडी मिलती है और खासतौर पर ऐसा लगे कि उसे गोली या छुरी कुछ भी लगा हुआ है, खून बह रहा हो, उसकी मौत इस तरह से हुई हो, उसका मुकदमा भी 302 का दर्ज होता है और उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी होता है। सलमान साहब, आप ये देखिए कि बहुत सारे वाकयात आपने भी रिपोर्ट किए हैं, हमने भी रिपोर्ट किए हैं। अगर कोई सुसाइड भी होती है ना तो उसका भी पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि कल को कोई मुद्दई ना खड़ा हो जाए और हम पर एलिगेशन ना लगा दे। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले दिनों मेरे एक छोटे भाई का दोस्त था, छोटे भाइयों की तरह, एक ट्रैफिक हादसे में ट्रक ने उसे टक्कर मारी और वो वफात पा गया, फौत हो गया। और उसके बाद मैंने इतनी सिफारिशें की उसका पोस्टमार्टम ना करवाने के लिए, ये सिर्फ उसके वालिदैन कह रहे थे कि हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। तो मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे ऊपर आला हुकाम को समझाते हुए। मजीद रही होगी कि हमने वो कहते हैं कि आपने अगर ये करवाना है तो आप अदालत चलें और अदालत जाके बयान दें कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, फिर होगा। लेकिन उन्होंने चले शुक्र करें मेरी मान ली, लेकिन मैंने बहुत सिफारिशें की। लेकिन देखिए ना, अब ये जो 2 केसेस हैं, ये फिरोज वाला थाना की ये दूध है और एक कान्हा की है। बिल्कुल ऐसा तो यहाँ पर तो ये प्रैक्टिस नहीं हुई।
वहां पर तो उन्होंने चुप करके उनको वो दफना चुप दिया, करके दफना खामोशी दिया। से। तो इसमें तो ये हो सकता है कि वो इसके जेरे असर लेकिन हो और मिली भगत हमें के जब साथ ये किया पता गया। लगा ना कि ये डेड बॉडीज 2 हैं, उस्मान हैदर की बीवी और बेटी की हैं, तो हम खुद हैरान थे, परेशान थे कि यार ये 302 की FIR कैसे दर्ज होगी, हाँ। क्यों दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज नहीं हो रही, इन्होंने उसी को 365 को इन्होंने ना उसका 302 इसमें आजाद कर दिया। ठीक है। और उसमें उन्होंने उसकी बहन है तहमीना, हाँ जी। जो मकतूला थी ना, उसकी तहमीना की स्टेटमेंट पे उन्होंने उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे दिया। ये तो बेड़ा गर्क हो गया केस का। बिल्कुल अहमद भाई, नया पर्चा नहीं हो सकता। बिल्कुल देखिए, अगर नया पर्चा देंगे तो डेड बॉडीज पुरानी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनकी जब ये रोजनामा मंगाएगी अदालत, वहाँ पर तो ये दफन हो चुकी है, बिल्कुल। वहाँ पर तो तहकीक कार्रवाई हो सकती है, ऐसे नया ही। पर्चा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ठीक है। केस का मुकम्मल तौर पर उसको पता था, बेड़ा गर्क हो बेड़ा चुका गर्क हुआ किया। है, जितने एक वो loopholes मंजा हैं। हुआ तफ्तीशी जी, ऑफिसर तो है, बिल्कुल था। वो पूरा खेला है इस सारी पूरा खेला वारदात है, के उसको बाद। पता है। ये एक दो देखे, मैंने उसको मुदैया को भी देखा है, मैंने मुदैया को भी सुना है। मुझे नंबर 1 तो ये जो मुझे लग रहा है ना, ये बात जो है ना, ये उनकी मसाले की तरफ चली जानी है। अच्छा, वो फैसलाबाद के रहने वाले, हाँ। फैसलाबाद से 302 की पीछे के लिए कौन कौन आएगा? और कितने आना है? गरीब लोग हैं। वो गरीब देखिए ना, लोग हैं। अब हाँ। अहमद फराज कौन साहब, आएगा? इसमें एक बिल्कुल ठीक है। जो अपना काबिले जिक्र बात है ना, देखें आप कह रहे हैं कि 365 में जो है उसको 302 को आजाद कर दिया होगा। जी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG जो जिशान रजा है, उन्होंने सबके सामने कहा कि जी हम 302 की FIR दर्ज करेंगे नहीं। और उसकी मुदैया बनाएंगे हम उसकी वालदा को, जो मकतूला समिया है उसकी वालदा को उन्होंने कहा कि हम उसको मुदैया बनाएंगे, ये 302 की वो मेरे FIR ख्याल हम से दर्ज करेंगे। जज्बात में नहीं, बह नहीं, गए हैं, लेकिन वो यहाँ देखिए, पे हो ही नहीं मौजूद सकता, है। हाँ, टेक्निकली देखिए हो ना, ही वो नहीं एक सकता पुलिस ये अफसर- टेक्निकली नहीं हो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो वो हाँ। उन्होंने ये बात क्यों कही? क्या वो कानून नहीं जानते? उनको नहीं पता इस चीज का कि ये FIR दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती? देखें, आपको भी पता है, अगर नई जब 302 की FIR दर्ज की जाएगी तो उसके लिए इन्होंने जो मिसल तैयार करनी है, जो फर्द बनानी है, इसके हवाले से उनको फिर लाश को उस डेट के बाद इनको 154 की कार्रवाई है ना, वो जी हाँ, 174 की। ठीक है, सॉरी नहीं 154 जिसके तहत उन्हें पर्चा देना है, ठीक, हाँ, ठीक वो है। 154 है ना। ठीक है। जो कानून जो कहता है कि जब आपने FIR देनी है, सही। आप मुझे ये बताएं कि ये 154 को लेकर इन्होंने 173 तक जाना है, बिल्कुल। कैसे जाएंगे? कैसे? 173 क्या है? आखिरी जिमनी वही है ना। बिल्कुल यही है, यही है। 173 बहुत loopholes है। अब बहुत इसमें loopholes है। इस बहुत डबल loopholes मर्डर है। में ना सलमान साहब जितनी भी फेवर है ना, वो सब मुलजम DSP को ही 173 और है, मिल रही है सारी। 174 और है, 154 और है। ठीक है। इन्होंने उसको 173 के तहत सजा करानी है। ठीक है अहमद भाई, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है। आपने अभी कहा कि उसने अपनी तरफ से, ये भी पुलिस का मौकफ है कि वो कसूर में उसने डेड बॉडी को डंप किया या जी, वो फेंका। लाहौर की निकली, हदूद निकली लेकिन लाहौर। ये तो एक साजिश के तहत अपने ही सर्कल में फेंका जा सकता है, और एक DSP जो सारी जगह पर तैनात रहा हो, CIA में भी, और वहां पे एक अरसे से वो तैनात है, क्या उसे अपनी हदूद दरबे का नहीं पता होगा कि कसूर को कौन सा टच करता है थाना और हमारे काने की हदूद कहाँ तक है? ये तो मुमकिन नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत भी तो बच्ची को वहां पे फेंका जा सकता है। हो सकता है, लेकिन बस वो रात का टाइम था, शायद वो लेफ्ट राइट का उससे कोई हो गया है, जूल हो सकती है। लेकिन सलमान लेकिन आपको मैं उसने लाशों बताऊं, को भी ठिकाने लगाया है। उस्मान गुजर के मुतालिक आपको बताऊं यार, इंतहाई शातिर और इंतहाई चालाक इंसान। इसने जब FIR दर्ज करवाई है ना 365 की, वो 18 को कराई है, ठीक है, वो 18 को करवाई है 18 FIR अक्टूबर को। हाँ जी, तो FIR दर्ज करके आपने देखा, फिर सोशल मीडिया पे काफी अपना वीलॉग भी हुए, खबरें भी चली उसको। तो मेरी ना उस्मान हैदर से बात होती है फोन पे, मेरी कोई 20 मिनट इससे गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल मुझे पता है, ठीक है। उसी दिन मेरी भी बात हुई और 20 जिक्र भी मिनट हुआ तक उस गुफ्तगू के दौरान उसने अपने जो अपना घरेलू जिंदगी थी ना और फैमिली मैटर जो थे वो सारे डिस्कस किए, और मतलब कि वो इतना कूल माइंडेड था, आराम इतना से गुफ्तगू मुतमईन था, हाँ। उसकी किसी बात से ये महसूस नहीं हो सकते। अब ये कहते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू में कहीं भी वो फिसला नहीं, कहीं भी वो डोला नहीं, उसने डोल नहीं खाया उसमें कहीं भी, और ऐसे स्मूथली गुफ्तगू कर रहा था कि यार मेरी लव मैरिज है, बाद में मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी फैमिली में करवा दी, उसके बाद से जो है मसाइल वो पैदा हो गए, और फिर मेरे घर वाले जो थे मेरी इस पहली शादी को ऑन नहीं करते थे, लेकिन मैंने कोशिश करके अब अपनी फैमिली से उनको मिलवाना शुरू किया, आना जाना फैमिली में फंक्शन अच्छा, शुरू किया। इसमें आपको पता है कि जो तफ्तीश है इस केस की, वो 18 अक्टूबर से शुरू हुई ना। 25 को मर्डर होते हैं, बिल्कुल ठीक 18 है। को वो पर्चा कराता है, वो पर्चा तो करवाता है। तफ्तीश शुरू होती है 18 से। हाँ। अब 18 से बैक नहीं ये जाते। ये जो CDR भी निकली है ये तभी से शुरू हुई है, लेकिन उससे ये जब शक कैसे हो रहा है, सुने, जिस दिन ये कार्रवाई इसने की है, इसने अपना 5 घंटे मोबाइल बंद रखा है। अच्छा जी, बंद कर दिया इन्होंने उसके पूरी 1 साल की CDR निकलवाई है। उस साल की CDR में 25 सितंबर को इसका मोबाइल फोन 5 घंटे बंद रहता है। अच्छा पहली दफा। पहली दफा
जिस पर इसको शक होता है, इनको ठीक पुलिस है। को शक होता ठीक है, है। और शक के बाद 900 नंबर टोटल उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि इन तीनों में 900 नंबर रहते थे जिनसे वो राब्ते थे इन तीनों के। उन दोनों बीवियों के 2-2 फोन नंबर थे, बेटी, बीवी और जी, इसका। ये 6 नंबर थे टोटल, ठीक है। जिनकी टोटल सीडीआर निकली, ये है। 900 नंबर बनते हैं। सही अब उन है। 900 नंबर को स्क्रूटनाइज किया गया, उनकी छानबीन की गई, तो पता चला कि इस मौसूफ का 25 सितंबर को फोन जो था वो 5 घंटे बंद रहा था। उसके बाद पुलिस को शक हुआ। नंबर 2, पुलिस ने इसका कहा अपने घर की तलाशी कराओ, इसने अपने घर की तलाशी नहीं होने दी। ठीक है। ठीक है। नंबर 3, इसने और बात की थी एक बेटा साहब, इसने पता है किसने एक अफसर को इसने ये बात बताई, वो क्या? सारी कहानी मिर्जा साहब को बताई 20 मिनट, और उसमें इसने पता क्या बताया कि जी घर से 2.5 करोड़ रुपया भी गायब है। अच्छा, मतलब बकायदा उन पर इल्जाम लगाने के लिए। जी। और नंबर 2, जिसकी बीवी और बेटी गायब हुई हो वो इतना मुतमईन हो सकता है? ये कोर्स पे जा रहा है, लाहौर से बाहर कोर्स है, ये सबको मिल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी मुतमईन थी कि इसको अंदाजा था कि वो इस घनौने खेल को खेलने में कामयाब हो गया। अच्छा, अहमद फराज साहब, आपसे भी उन्होंने राब्ता किया, मुझे बताया कि अहमद फराज से भी मेरी बात हुई, कोई सिफारिश एक हमारे दोस्त से रिलेटेड कर रहे थे कि उसे को वो डिलीट कर दे, मेरा फैमिली मैटर है। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये सारा मामला है, आप अपना मौकफ दें। और फिर दूसरी तरफ मैंने कहा वो कहाँ पे है, तो वो कह रहा है अपनी मर्जी से चली गई हैं। अगर मर्जी से चली गई हैं और इनके पास हैं ये जो अब मुदैया बनेगी तहमीना, तो इनको मैंने कहा नामजद आप करवा दें। वो कहता अभी नहीं मैं नामजद करवा सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको पता है करवाऊंगा। इसके बारे में सबसे पहले इनकी मिसिंग की खबर किसने ब्रेक की थी? हमाद साहब, हमाद असलम आपके चैनल हाँ पे जी, ब्रेक हाँ जी, हुई थी। बिल्कुल ऐसा। और उस बंदे ने पूरी सर तोड़ कोशिश की थी कि वो खबरें रुकवा दे। बिल्कुल ऐसा वो तो ही। शायद आपके मालकान नहीं मेरे माने से थे। हाँ जी, हाँ फोन जी, पे जो हाँ जी, गुफ्तगू हुई रुकवाने थी के ना, लिए। उसमें हाँ, भी और वो ये खबर यही ब्रेक गिला हमाद कर रहा ने था, हमाद ने की है, वो बिल्कुल। यही गिला कर रहा था कि जी मंजर-ए-आम पर मेरे है। दोस्त है, उन्होंने खबर दे दी, वो नाराज होके घर से चली गई हैं। अच्छा, इसने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी ना 365 की, वो भी इसने मजबूरी में दर्ज करवाई थी। उसकी वजह जो थी ना, वजह उसकी ये सामने आई थी कि जो इसकी साली है ना तहमीना, उसने हाई कोर्ट में रिट की हुई थी। अच्छा, अब हाई कोर्ट में केस अपना स्टेज पे आ गया था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो रहा था। अच्छा, मैंने उससे पूछा है, वो कहता है मैंने मजबूरन पर्चा दर्ज करवाया, नहीं तो मेरे पे हो जाना था। मिर्जा साहब, ये ये उसने मानना है। बताया, वो हाँ, हेबियस की हाई रिट होगी। कोर्ट- हाँ, हाई हेबियस कोर्ट की के रिट होगी हुक्म ना? पे हाँ, इसकी हेबियस की रिट थी हाँ ना? जी, हाँ। ठीक है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी थी। इसने क्या किया, इसने जो इसके अपर सबऑर्डिनेट थे ना, उनको एतमाद में लिया और उनको भी यही सारी स्टोरी सुनाई कि जी नाराज होके वो चली गई हैं। अब ये मामला है, ये असल में ना एक घर है 3 मरले का फैसलाबाद में, वो उनका जो इसकी अपना वाइफ जो का है। इसकी वाइफ सास उस्मान गुजर की सास और ससुर ने इसकी वाइफ को दिया था। वहां पे भी अब रहता रहा इसने ये। बेस वहां पर भी रहता रहा। हाँ। इसने बेस बनाई कि जो तहमीना है ना, वो घर लेना चाहती है और सही। उस बेस पे वो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रही है ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे। अब जब इसको ये श्योर हो गया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी है, फिर इसने अफसरान को एतमाद में लिया। फिर अफसरान ने इसको मशवरा दिया कि फिर तो आप ऐसा करो कि आप अपनी तरफ से उनके अगवा का पर्चा दर्ज करवा दो। एक इस वाक़े का एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो फिर हाई कोर्ट के हुक्म पर दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इसने अपने आप को एफआईआर से बचाने के लिए वो एफआईआर दर्ज करवाई थी इसने। अच्छा, वो बचाने के लिए जी, करवाई। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अहमद फराज साहब, आप क्या समझते हैं कि इतनी गफलत लापरवाही बरती गई इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से खास तौर पर, और वो इन्हें अपने हाथों पर उंगलियों पर खिलाता रहा और वो मनोअन इसकी बात को तस्लीम करते रहे, ये कैसे सब कुछ मुमकिन हो गया? क्या ये लाडला पुलिस ऑफिसर शुमार होता था कि सारे अफसरान की बात मानता था? क्योंकि इसके सिफारशी भी बहुत बड़ी तादाद में मंजरे आम पर आए बाद में। सलमान साहब, 2.5 महीने का पीरियड बनता है ये टोटल। 2.5 महीने ठीक है। नचाया उसने। उनके अगवा से लेके ये वाकया ब्रेक होने पूरे 2.5 महीने बनते हैं। ठीक है। और इसमें उसने तमाम अफसरान को जो है ना, वो उसने यकीन दिला दिया था कि वो सच है, वो ठीक बोल रहा है और वो वाकई अपने घर वालों के पास है, यानी कि अपने इन लॉज के पास ही है। बिल्कुल ऐसे ही। वो इन लॉज नहीं बल्कि अपने मैके वालों के पास उसकी वालदा ही जिंदा है ना, जो उसकी एक बहन है वो स्कूल टीचर है, और ये खातून खुद भी पढ़ी लिखी थी। उसने सबको इस हद तक बना लिया हुआ था, फोर्स करके साबित करके कि जी मेरा तो तल्ले की कोई नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ऑपरेशन पुलिस की तो नलायकी है, इन्वेस्टिगेशन की पुलिस की नलायकी उससे डबल है। डबल है ना? बिल्कुल डबल। अच्छा, इसमें मैंने जो देखा है, जो हमारे जराये ने बताया,
सीसीपीओ लाहौर ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया CCPO लाहौर ने कहा कि इसको बिठा लो। केस ही मंजरे आम पर सीसीपीओ सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि इसको बिठा लो, तब बिठाओगे जब केस सामने आ जाएगा, तब निकल गया होगा। सीसीपीओ लाहौर बिलाल कमियाना साहब, आपको पता है वो बड़ा उसका एक ज़हन है बहुत, और उन्होंने कहा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को, किसको फौरी बिठा लो, वरना इन सब ने उसको क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट दे दी हुई। सलमान साहब, मेरी जब इससे फोन पे बात हुई ना, तो या जब इसने एफआईआर दर्ज करवाई ना, तो मेरी एक और पुलिस अफसर से बात हुई। वो उसका इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है, यही डिस्कस कर रहा था। उसने मुझे फिल बदी, उसने कहा भाईजान 27 पिछले महीने की 27 तारीख से वो गायब है, 18 तारीख को एफआईआर दर्ज करवा रही है। उसने कहा मेरी बात लिख लें आप, 100% इसने अपनी बीवी और बेटी को मर्डर कर दिया होगा। अच्छा, ये उस पुलिस अफसर ने मुझे डेड श्योर, उसने कहा इसने मर्डर कर दिया हुआ, मर्डर करके उनको ठिकाने लगा दिया इसने। अच्छा। उसने कहा देख लेना आप, ये बात निकले ही निकलेगी आप। लेकिन मेरी जब इससे उसके बाद बात होती है तो यार इतना मुतमईन, सर मुझे भी, मैं भी मुतमईन हो गया था। तो मैं भी यही समझा कि मैंने उसको फॉलो अप करने की बजाय मैंने कहा यार एक फैमिली मैटर है उसका, और वो एडमिट कर रहा है और सारी कहानी पीछे से लेके आज तक बता रहा है वो क्या क्या मेरी फैमिली में मसाइल हुए हैं इस शादी की वजह से, और अब क्या चल रहे हैं मसाइल। और वो अब जो झगड़ा चल रहा था वो एक प्लॉट का झगड़ा था कि जी हमारे नाम प्लॉट करके दें, हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। तो मतलब इस तरह से उसने कहानी बनाई, इस तरह से गुफ्तगू की कि मतलब कि हम हालांकि सबसे पहले हम नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी हमारे साथ बात करे तो नेगेटिव पहले सोचते हैं कि यार इसका ये भी मकसद हो, बिल्कुल। लेकिन उसने इस तरह से सबको ट्रैप किया। इसी तरह से उसने ऑफिसर्स को भी ट्रैप किया, और ऑफिसर जो थे उसके हर मौके पर उन्होंने, जब तक ये ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तब तक उसका सपोर्ट ही करते रहे, हर मौके पर उसको फेवर मिली है, हर मौके पर फेवर मिली है। नाजरीन, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है उस्मान हैदर की जानिब से अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के हवाले से। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी आमिर राना साहब से, इनकी जानिब रुख करते हैं। और राना साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो उस्मान हैदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये क्या इसी मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या कोई और मुकदमा दर्ज किया गया? उसका रिमांड कितने रोज का लिया गया? सलमान, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इस वाक़े की बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है पुलिस अफसर का, अच्छा अपनी बेटी और बीवी को मारने के बाद जिस शातिर तरीके से इसने हक़ायक़ को छुपाने की कोशिश की है, ये तो बिल्कुल भी पुलिस ने भी फिलहाल तो इसे इस मुकदमे में तो गिरफ्तारी इसकी नहीं डाली। ठीक है। जो इसकी साली है तहमीना, उसने जो हाई कोर्ट के हुक्म पर ये पर्चा जो है 506 का और दीगर दफात का कि इसने हक़ायक़ छुपाए, मारता था जो माजी की थी, उसके ऊपर भी इसकी गिरफ्तारी है, जिसका 3 दिन का रिमांड लिया गया। प्रोटेक्टिव बेल की वजह से इसकी गिरफ्तारी उसमें डाली है? बिल्कुल, वो अपनी जमानत करवा रहा है, उसे पता था मैंने पकड़े जाना। ठीक है। कत्ल तो कभी भी नहीं छुपता सुना। ये कि साइको किस्म का वाकया है कि ये पागल किस्म का आदमी है जिसने 25 तारीख को अपनी फैमिली को मारा, 27 तारीख को इसने अपनी बेटी की एक जगह का लाश फेंकी काना के इलाका में, फिर इसने 2 तारीख को अपनी बीवी की लाश को फेंकता है। देखिए इस दौरान ये लाश कहाँ रखता है? सरकारी गाड़ी में ये घूमता है, लाशें लेके उन्हें रिंग रोड पे मारता है। मारने के बाद उन्हें छुपाता नहीं है, कहीं लेके नहीं जाता। 25 को ये वाकया करता है, 27 को ये बेटी की लाश को रुई नाले में काने में फेंकता है। फिर 2 तारीख को फरोजवाला का इलाका, बाना वाला इलाका कहलाता है शेखपुरा की डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे इसने अपनी बीवी की लाश को फेंका। तो ये कि एक जनूनी और पागल इंसान ही कर सकता है। उसके बाद इसका बॉडी लैंग्वेज देखे, जिस तरह मेरे दोस्त बता चुके कि इनकी बात हुई, मेरी भी बात हुई उससे। अच्छा, मुझे उसने हक़ायक़ बताते हुए कहा कि हमारा फैमिली डिस्प्यूट है अपनी साली के साथ, तो वरासती अपने ससुरालियों से इसका कुछ झगड़ा चल रहा है। अब फैमिली डिस्प्यूट तो सारी पुलिस ने ऐसे जिक्र किया है कि पता नहीं क्या मतलब फैमिली डिस्प्यूट, दर्जे का एडिक्ट था, बहुत बड़ा ड्रंकर था। क्योंकि अगर सिंपैथी इसे मिल रही है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो सिंपैथी में हो सकता है कि वो गैरत का मसला हो, क्योंकि ये पहले अपनी बेटी को मारता है, बेटी की लाश फेंकता है, फिर ये अपनी बीवी की लाश फेंकता है। लेकिन गैरत का जिक्र तो ना डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ना एसएसपी कर रहे हैं। देखिए ये जो हक़ायक़ है, ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन में सीसीपीओ लाहौर को बताए थे कि इसका जो मर्डर के जो हक़ायक़ है वो इसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये डीएसपी की गिरफ्तारी के हवाले से, इस वाक़े को सामने लाने के हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अहम किरदार है।
ان کی طرف سے یہ جتنی بھی ان کی کال ریکارڈنگ جو اس کی چیک کی گئی، اس کی بیوی کی چیک کی گئی، واقعے کے وقت تک تو یہ اس کے ساتھ تھی. پھر وہ کدھر جاتی ہے وہ یہی پوچھ رہے ہیں. اور اس کا تحمل مزاجی دیکھیں کہ اسے نہ تو ندامت ہوئی، نہ اسے کوئی پشیمانی ہوئی، نہ اسے کوئی افسوس ہوا. یہ 2-2.5 ماہ تک یہ سب سے یہ واقعہ چھپاتا رہا. دیکھیں سرکاری وہ تو ایس پی بننے چلا گیا تھا، ایس پی کا کورس کرنے. یہ کورس کر رہا تھا، ایڈوانس کورس کر رہا تھا. دیکھیں اس کے یہ سرکاری گاڑی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے. سرکاری جیپ سرکاری ڈرائیور کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن آپ نے یہ کہا کہ 25 کو مارا، 27 کو بیٹی کی لاش پھینکی، یہ سمجھ سے بالا تر چیزیں. دیکھیں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پاگل سائیکو قسم کا آدمی ہے. یہ سائیکو کلر کہلائے گا. اگر اس واقعے کی تحقیقات جی آئی ٹی سے کروائی جائے تو اس میں یہ پاگل پن اس کا ضرور نظر آئے گا. اور میں بھی اس نے ماضی میں بھی کوئی قتل کیے ہو ایسے ہی جو چھپائے ہو. یہ پولیس کا ایک قابل افسر گردانا جاتا تھا. اس نے ٹیررزم کے حوالے سے بہت سارے کام کیے تھے. ڈاکٹر علی رضا ایک دہشت گردی میں ہلاک ہو گئے تھے. ان کی گرفتاری کے لیے یہ دبئی گیا تھا ٹیم. ہاں جی ہاں جی، سربراہ بنتے بہت سے ملزمان کو لے کے آیا بیرون ملک سے. ان کی نوکری میں پولیس مقابلے ہیں. ہاں جی، کبھی ان کی جو تحقیقات ہے اس میں سب پہ سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہو گیا. اچھا دیکھیں بالکل کھڑا ہو گیا. یہ اس واقعے کے حوالے سے جو مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے اس میں انویسٹیگیشن کے ساتھ سی سی ڈی اور سی آئی ڈی کے لوگ بھی ہیں. انہوں نے یہ جو اس کی جو تمام کی تمام جو ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی وہ ڈاٹر کے بعد یہ جے آئی ٹی بنی ہے. جے آئی ٹی نے اس کی 3 بار تفتیش کی ہے. اس کے بعد یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرا موقف جو ہے وہ دیں. تو جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے بیوی بچے گم ہو گئے، یہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں. نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ذکر کیا کہ کچھ بات نہ کریں. اچھا میں تو موقف کی بات ہی نہیں، ہم تو کہتے تھے موقف چلاتے. وہ کہتا موقف نہیں چلانا، اس کو ڈیلیٹ کروا دیں. ڈیلیٹ کروا دیں. جب یہ بہت زیادہ واقعہ ہو جاتا ہے، بہت سارا سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ آتا ہے، تو یہ لوگوں کو اگر میرا موقف سنا. میری اس سے بات ہوئی، یہ اس کا یہ مجھے کہنا تھا کہ میں نے تیمینہ کی بات کی کہ تمہاری سالی کہہ رہے جی وہ تو یہ اس طرح کی لوٹ ماری کرے، آپ نے ان کا ضرور کرا. اب میری جو تکلیف ہے وہ سنیں کہ میں روز رات کو اپنے بچوں کو بغیر بیٹھتا ہوں. مجھے محبت کی شادی کی، 18 سال کی اس کی بیٹی ہے، بیٹی ایک ہی بچی اس کی، اور یہ قتل کرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کی باڈی لینگویج سے دیکھیں یہ سیریل کلنگ کا ایک واقعہ ہے کہ اس نے نہ صرف حقائق کو چھپایا، سرکاری گاڑی استعمال کی. سرکاری گاڑی کا ڈرائیور کدھر ہے، اس کا آپریٹر، اس کا گن مین کدھر سے. اس کی معاونت بھی کچھ لوگوں نے کی ہوگی. بہت سارے لوگوں نے کی ہے. ان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2 بندوں کو قتل ہوا ہے رنگ روڈ کے اوپر، تو کسی نہ کسی نے تو مزاحمت کی ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں لیکن انویسٹیگیشن کے عامر مرزا صاحب اعلیٰ حکام نے سیف ایگزٹ دے دی ہے معاونت کرنے والوں کو. وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف اکیلے عثمان حیدر نے واردات. اب دیکھیں نا، ایک ڈی ایس پی رینک کا افسر جو ہے وہ سرکاری گاڑی واش کروانے خود تو نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی. اب 2 اس میں مرڈر ہوئے ہیں، اس میں بلڈ بھی ہوگا. 2 لاشیں پڑی ہوئی. اس بارے میں میری بات ہوئی ہے. وہ جی گاڑی وہ کہتے ہیں اس نے خود دھوئی ہے گاڑی، اور گاڑی کو خود دھوئی ہے عثمان حیدر نے. اس نے گھر میں جی اپنے گھر دھوئی ہے، اور اس نے جانے سے پہلے اپنے آپریٹر کو اور ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی. اچھا 2 دن کی ان کو چھٹی دے دی تھی. اور جس دن یہ واردات کر کے ہے گاڑی لے کے آیا، اس نے گاڑی کو خود دھویا ہے، اس کو واش کیا گاڑی کو. لیکن وہ بس اس کی جسے کہتے ہیں نا ایک خون چھپتا نہیں ہے، بس وہ جو اس کی سیٹیں تھی وہ سیٹوں کا جو خون کہیں نہ کہیں سے کلو تو ملنا تھا نا. وہ گاڑی کو جس طریقے سے واش کیا جاتا ہے اس طریقے سے تو اس نے نہیں کی ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے. احمد فراز صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، اعلی قتل کہاں پہ ہے؟ ابھی تک نہیں مل سکا. ابھی تک نہیں مل سکا. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ اعلی قتل مل گیا. اعلی قتل اسی نے اسی رات کہیں پھینک دیا تھا. جب تک اعلی قتل نہیں ملے گا یہ اس کو جو مرضی کر لیں، یہ اپنے پلے سے ڈلتی ہے، پروو ہی نہیں کر سکتے کہ آیا اس نے ان کو قتل کیا. اچھا اعلی قتل یہ بتائیں کہ سرکاری پسٹل تھا جو جس کا نجی پسٹل تھا. اچھا اپنا ذاتی پسٹل تھا. 9mm جی 9mm کا پسٹل تھا. پوسٹ مارٹم ان کا نہیں ہے، اعلی قتل ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کو سزا کہتے ہیں کیا یہ پولیس کے پاس اس ٹائم صرف عثمان حیدر ہے، صرف عثمان حیدر ہے، اور وہ بھی اس مقدمے میں نہیں ہے. جی 506 والا مقدمہ ہے. تو وہ کب تک جسمانی ریمانڈ ہے 3 دن کا، صرف 3 دن کو کل پیش کریں گے اس کو.
ठीक है। और अब ये मुकदमे में गिरफ्तारी डाल लेंगे। वो प्रोटेक्टिव बेल कितने दिन की होती है? प्रोटेक्टिव बेल जो होती है ना, वो जब किसी शहर दूसरे जिले से कराई जाए ना, वो प्रोटेक्टिव होती है। ये इसने लाहौर लोकल यहाँ से करवाई है, ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल नहीं है, ठीक है। ये इसने इंटरम करवाई है। इंटरम करवाई है। कितने दिन की? ये गालबन उसकी कोई 10-12 दिन की उसकी तारीख तो थी। फिर ये तो बाहर आ जाएगा परसों। नहीं, कैसे बाहर आ जाएगा? इसका फिर 505 दिन वो तो बेल इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो बेल कैंसिल हो जाएगी ना जब उसको पेश नहीं करेंगे उसमें। ठीक वो है, तो बेल कैंसिल हो जाएगी। बेल प्रोटेक्टिव cancel। बेल नहीं है। अच्छा, ये पूरी जमानत मुकम्मल करिए सेशन कोर्ट से। अब पूरी जमानत है। जी। अच्छा, वो जो एक बात फैलाई जा रही थी प्रोटेक्टिव बेल, ये प्रोटेक्टिव बेल प्रोटेक्टिव बेल नहीं। अच्छा, मैंने जो हमारे जराये ये बताते हैं कि इससे जब सीसीपीओ लाहौर के सामने पेश करने का कहा गया और सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि इसे वहां से गिरफ्तार करके लाया जाए, उनके अल्फाज से, लेकिन यहाँ पर आला पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है, उन्होंने कहा कि सर मैं अभी उसे लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा उस्मान किधर हो? उस्मान ने कहा सर मेरी तो सुपर वीकेंड है, मैं तो आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो फिर सीसीपीओ के सामने पेश होकर उन्होंने कहा कि सर उस्मान इधर आ गया। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, आ गया तो उल्टा लटकाओ इसे जाके। ऐसी ये बातें हकीकत पर मबनी है। बिल्कुल उन्होंने कहा होगा, वो प्रोफेशनल असल में ये जब आप डिस्कस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, सीसीपी ने कहा इस वक्त तक बहुत सारी चीजें पुलिस के पास क्लियर हो चुकी हुई थी। अच्छा, और दूसरा इस बेल के हवाले से बात, फिर जब उन्होंने कहा कि इसे ले जाओ, फिर वो आला पुलिस अफसर ने गफलत का मुजाहिरा ये किया कि उसने कहा कि उस्मान मेरे पीछे दफ्तर आ जाओ। वो 5 घंटे तखीर के बाद पहुंचा और उस वक्त उसने वो इंटरम करवाई। बस देखो ना, अफसरान को उसने किस हद तक उनका माइंड कैप्चर किया हुआ था, उनको एतमाद में लिया हुआ था कि कोई अफसर ज़हनी तौर पर ये मानने को तैयार नहीं था कि ये इंतहाई कदम उठा चुका हुआ है। अच्छा, इस दौरान तो मैच भी हो गया हुआ था सब कुछ। वो जो सीटों से खून के स्पॉट धब्बे मिले, वो डीएनए मैच हो चुका था। वो डीएनए देखे, वो डेड बॉडी से तो मैच नहीं हो सकता था ना। सॉरी, वो जो वालदा के साथ इसकी वालदा के साथ उन्होंने उससे क्रॉस मैच किया। क्रॉस मैच होगा तो फिर डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आनी थी, उसके बगैर तो आ नहीं सकती। हाँ, वो हुआ था। ये जो कहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, अभी तक तो आई नहीं। अहमद फराज साहब, ये डबल मर्डर का केस है और इतनी सफाकियत के साथ कत्ल किए गए हैं। आप जैसे कह रहे हो उस्मान हैदर के अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, तो कैसे सजा मिल सकती है? देखिए, ये सजा जो मिलनी है ना, ये बस रगड़ा ही लगना है, उसी को रगड़ा लगना है। 3-4 सलमान साहब, आपको बड़ी पिक्चर क्लियर करूं इसमें मैं आपको, इसमें सजा क्या इन्वेस्टिगेशन के पास अगर सबूत हों भी ना, तो ये केस ज्यादा देर नहीं चलेगा। स्टार्ट में अहमद फराज साहब ने भी आपको कहा था इस केस में सुलह हो जानी है, मुद्दईयों ने स्टैंड नहीं करना, मुद्दई जो है वो कुछ ले दे के या जो भी मामला असर और रसूख में आके, ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा। टोटल उसके अकाउंट में 27 लाख रुपए है उस्मान के। अच्छा, वो दे देगा मुद्दई को, उसके पास है ही कुछ नहीं, ना गारा पड़े ना और कुछ। इस वक्त टोटल उसके अकाउंट में 27 लाख रुपए है। सिर्फ 27 लाख रुपए पड़े हैं और कोई प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा, ये उसका ताल्लुक वास्ता बहुत अच्छा है, हाँ। बैरून मुल्क शूटर्स मौजूद हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है उसका, रवाबत है। और इस केस में को दबा भी सकते हैं, मुद्दईयों को लालच भी दे सकते हैं उनको। अब ये देखना है, ये देखना है कि अब वो कहाँ तक, कितनी देर तक जो है वो स्टैंड करेंगे। क्या ये केस अहमद फराज साहब सीसीडी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता? देखिए, सीसीडी के पास तब केस जाता है जब अनट्रेस हो, तो उनके पास अब क्या जाना है उनके पास। अब तो केस ट्रेस हो चुका है। लेकिन तीफी बट भी ट्रेस था और भी बहुत से केसेस बहुत बड़ी एक लंबी बहस है इसमें सलमान साहब, जो आप कहना चाहते हैं। असल में देखे या ना, जो लोग रायगढ़ में जो ये लोग कहते हैं कि सीसीडी करे। रायगढ़ में जो 2 भाई मर्डर हुए थे, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, उनका कोई अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था उनका। एक झगड़ा हुआ ना, लेकिन उस झगड़े में उन्होंने जो जुनूनियत से उसको मारा था 2 भाइयों को, उन मारने वाले दोनों भाइयों को जंग बार के साबिक प्रेसिडेंट को चंद रोज कबल कत्ल किया गया। उनका मुल्जिम डीपीओ की टीम ने गिरफ्तार किया और सीसीडी ने गुज़िश्ता रोज मुबैना मुकाबले में लाहौर में एक अपना ये चीजें तो ज्वाइन पेशा लोगों को देखिए, महकमा पुलिस में ऐसी बहुत सारी मिसालें। फखरुद्दीन मुदस्सिर ततला केस भी आपको, यही केस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अब इसमें लाश भी नहीं मिली तो सजा हो गई। और फखरुद्दीन को सजा याफ्ता प्रोसिक्यूशन जब मजबूत होगा तो मैं नहीं समझता उस्मान हैदर कहीं से फरार हो सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये उसकी अपनी फैमिली है, उसकी बीवी और बेटी है, शायद ये इकबाल जुर्म करके अदालत के सामने भी इकबाल जुर्म कर ले। अगर हकायक नहीं मिले, अगर ये इकबाल जुर्म करता है तो मेरा ख्याल है उसकी सजा
देने में आसानी होगी। दूसरा देखे वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है ख़वातीन, 2 ख़वातीन मर्डर हुई हैं, बिल्कुल। वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे। अगर देखे आप रिश्ता उनका ख़त्म कर दें कि वो उसका बाप था या उसका शोहर था, उसे एक साइड पे कर दे आप। बिल्कुल। आपकी वज़ीर आला की रेड लाइन है और मेरे ख्याल से जिस तरह वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, अगर वो सरकारी अफसरान को भी नहीं बाकी नहीं देखे, जराइम पेशा जो पुलिस मुकाबले मुबैना तौर पर हो रहे हैं उसमें पुलिस का कोई ना कोई तो किसी से ताल्लुक वास्ता होगा, लेकिन अगर उनके दिल में कोई रहम ही नहीं आ रहा, अगर देखा जाए तो रहम ही नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से अपने अफसर के लिए भी उनको कोई रहम नहीं होगा। देखिए ये जिस तरह केस को सामने लाया गया है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तमाम के तमाम एविडेंस अपनी गुफ्तगू उस्मान हैदर के अगेंस्ट की है। इसका मतलब है कि ये चलान मजबूत बनेगा, तमाम के तमाम जो हकायक और जो उसके शवाहिद मिलेंगे उसको इसमें शामिल किया जाएगा। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनी हुई है, यानी पुलिस का इंटरनल एक इसके लिए इन्होंने वो बना दिया कमेटी बना दी, बोर्ड बना दिया कि जो इसके तमाम के तमाम हकायक है जो वो हासिल करेगा। कौन से बोर्ड में कौन कौन शामिल है? अच्छा कमेटी में? उस बोर्ड में सीसीडी भी है, अच्छा सीसीडी है, हाँ सीटीडी भी है, पंजाब पुलिस है, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन है, अफसरान है उनके। ठीक है। तो देखिए ये 5-7 अफसरान का ये बोर्ड बना हुआ है, वो अपनी अपनी जानिब से तमाम तहकीकात करेंगे। आईजी जो आईजी पंजाब है उन्होंने इस पर सख्त नोटिस, लेकिन अहमद फराज साहब कहते हैं कि आला एक कत्ल ही नहीं बरामद हुआ। आप देखें ना, जब तक मुलजम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुलजम क्योंकि आप खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसकी नौकरी में बहुत सारे ऐसे अंधे कत्ल हैं, अंधे केस हैं जो उन्होंने हल किए हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही। तमाम के तमाम को मद्देनजर देखे। उसकी मैं बार बार सब लोग कह रहे हैं कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका प्लानिंग जो थी उसकी, जो हकायक छुपाए, जो उसने अपने मोबाइल बंद किए, तमाम की तमाम वो चीजें हैं तो जो एक काबिल पुलिस अफसर ढूंढता है, उसने वो तमाम के तमाम छुपाने की कोशिश की। मगर देखे बार बार यही बात कही कि कत्ल नहीं छुपता, और ये इसके खानदान का कत्ल था। और इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा मकतूला की बहन तहमीना को, जिसने शदीद तरीन दबाव और सख्तियों के बावजूद पीछे नहीं छोड़ा। बिल्कुल। देखिए उससे खतरा था, उसे भी मरवाया जा सकता था, मारा जा सकता था। के शोहर को उठाया गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उसे भरना करके फैसलाबाद पुलिस ने मारा। बिल्कुल। और कहते हैं बरकी थाने में भी लितरोल होती रही है। जी बिल्कुल, वो तो गई है बरकी थाने में अपने शोहर के, उसका शोहर क्या है, उसकी वालदा गई है मकतूला की, तो उन्होंने जलील किया उसे। क्या ये सारे मावरत में नहीं आते जिन्होंने ये किरदार निभाए? ये तो बात सब पहले कह चुके हैं कि जिस लोगों ने इसकी मामलत की है उसकी निशानदेही होनी चाहिए ताकि इसे निशाने इबरत बनाया जाए। इस केस में जितने भी सरकारी मुलाजिम पुलिस ऑफिसर शामिल रहे हैं ना, जिन्होंने इसकी मावनत की है इस केस को छुपाने में, उन सब को उनके जुर्म के मुताबिक फिक्स करना चाहिए। हर एक को उसमें फिट करेंगे तो ये जो है मिसाल जो है वो सेट हो मिसाल बन सकती है। अहमद फराज साहब ये बताएं कि असल वजह तनाजा है क्या, और इसकी वजह से ये घरेलू नाचाकी शुरू हुई, वो 10 मरले का प्लाट ही है या कुछ और है, क्या है तनाजा? सलमान साहब देखें, बात ये है कि यही बार बार सवाल हम पुलिस अफसरान से भी पूछ रहे हैं कि जी ठीक है उसका बीवी के साथ तनाजा था, ठीक है, लेकिन उसने बेटी को क्यों मारा? हाँ ये सवाल है, ये सवाल था। तो इसमें एक हद तक ये पॉइंट तो था कि शायद ये ऑनर किलिंग हो सकती है, शायद उसको शुबा हो अपनी बीवी पे, ठीक है, शायद ये बेटी ही उसकी नहीं है। सही है ना बात जो है, लेकिन बच्ची की हूबहू शक्ल मिलती है। ऑनर किलिंग का एलिमेंट है ना, इसको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दीगर पुलिस ऑफिसर, अच्छा वो रद्द कर गए, देखिए उसको रद्द कर गया, लेकिन अगर इसको सजा दिलवानी है ना तो फिर 311 साल लगा दें। हाय वो भी गैरत के जिम्मे में, गैरत के नाम पे अगर आपने इसको सजा करानी है ना, क्योंकि माफी नहीं होगी, 311 लगा दे, लेकिन उसके लिए भी आपको साबित करना पड़ेगा कि क्या ये ऑनर किलिंग है या नहीं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है सलमान साहब, से पहले उन्होंने होटल में खाना खाया, बिल्कुल ऐसे कत्ल होने से जनवारी रेस्टोरेंट है, एक घंटा पहले उन्होंने खाना खाया। मैं नहीं समझता कोई ऐसा तनाजा होगा, उस तनाजे में उन्हें लविश किस्म के होटल में लेके जाता है, खाना खिलाता है, फिर वापसी पे रिंग रोड पे आते हुए उन्हें मार देता है। इसका मतलब है कि उसके दिल में उन्हें मारने की कोई ऐसी बज़ाहिर उन दिनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, मगर इसका पहला बयान है कि जी बेटी जो है वो माँ का साथ देती थी, एक माँ से, मगर माँ के साथ, वो बाप के साथ बदतमीजी करती थी, वो घर लेटा था, वो माँ के देखे फिर उन्हें खाना क्यों खिलाने गया? अगर तनाजा था वो उनके साथ जाता ही ना।
अगर कोई झगड़ा कोई इस तरह की शिद्दत वाला होता, नफरत वाला होता, तो उन्होंने जाना ही नहीं था। ये मौके पर डिसीजन लिया असल में गया, ना, प्लानिंग कुछ के तहत कत्ल किया कुछ गया। बातें DSP हैं। के जेल में प्लानिंग थी इन्हें मारने की। कुछ बातें ऐसी हाँ, हैं उसने कि अपने जो मुलाजिम पुलिस को- ऑफिसर जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, एक दो पुलिस ऑफिसर है वो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू करते हैं ना, उसके मुताबिक ये है कि उसकी जो बीवी थी ना, वो एक तो इंतहाई जबान दराज थी, अच्छा, मर गई है बेचारी, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे। ठीक है। लेकिन ये वो मैंने कहते कई हैं कि लोगों की ये सुनी शेर- गुफ्तगू। ये शेर था तो वो सवा शेर थी। अच्छा, उसने इसको 2-3 दफा धमकाया था कि मैं तेरे खिलाफ आईजी पंजाब के पास पेश हो जाऊंगी, मैं दरखास्त दूंगी और मैं बताऊंगी कि क्या कुछ करते रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा जो पुलिस अफसर ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं ना, एक दो पुलिस अफसर, वो ये कहते हैं कि जिस दिन ये वाकया पेश आता है ना, उस दिन भी इनका शदीद झगड़ा होता मेरा है साहब, और मैं झगड़ा आपकी स्टार्ट बात में थोड़ा सा इंटरव्यू करूंगा। देखिए, ये आप यूट्यूबर वाली बात कर रहे हैं, मैं देख झगड़ा होता रहता है, किन मियां बीवी में नहीं होता। नहीं, झगड़ा में आप देखिए- ये तो चीज वो खुद एडमिट कर रहा है और उसने हर ये अफसर को आप बताया उस उस्मान चीज हैदर को। की वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो लोगों को कहना भाई, चाह मैं रहा था कि आपको- मेरी बीवी मैंने- जबान दराज है। आप मैंने सारी आपको बात उसकी तरफ नहीं, लेके जा रहे हैं। मेरा ये उसको फेवर नहीं मैं दे रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसने किस तरह से अपना एक बयानिया बनाया, किस तरह से सबको उसने ट्रैप तो किया। सर फिर वो खाना उसमें खाने क्यों ऑफिसर गए? भाई खाना खाने अब उनका झगड़ा अक्सर होता था, जिस दिन उसके वो बाद सुनामी वारदात होती होती थी। है, कत्ल होते हैं, वो उससे पहले एक होटल में थे। अब वो खाना खा रही थी अब फैमिली। वो फैमिली को इसलिए लेके गया था कि जो तनाजा एक पड़ा हुआ था कि प्लॉट का, उसकी फैमिली ये कह रही थी कि हमें प्लॉट लेके दें और वो प्लॉट हमारे नाम करें, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। अच्छा, वो इसमें- बेच इसमें- दिया था, देखिए, वो इसमें एक प्लॉट दूसरी- बेच दिया था जो पुलिस की तरफ पैसे से खा गया था बताया जा रहा जी, था। वो प्लॉट बिक अच्छा, चुका वो था। पैसे खा गया था और इससे अब जो खतून बात को मैं ये आपसे रंज करना था चाह रहा कि था ना, दूसरी बीवी को खिला दी है, ये सलमान, मसला है। और मैं- ये कहता था मेरे भाई की शादी पे लग जी। गए, ये जो रिपोर्ट आ रही है। सलमान, मैं जो आपको बात कर रहा था ना, जो पुलिस अफसर ऑफ द रिकॉर्ड जो बात बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जब इनका झगड़ा हुआ है ना, जब खाना खा के ये वापस घर को आ रहे थे, रास्ते में जिस रात इनको मारा है उसने, उस रात झगड़ा जो हुआ है ना, जो इसके उस्मान के बकौल जो इसने बताया है, इस चीज को पुलिस अफसर ऑन नहीं करते। उसने ये कहा था कि उसने गुस्से में जब झगड़ा हुआ है तो इसकी बीवी ने इसको 2-3 मरतबा ये धमकी दी है, ये कहा है गुस्से में उसने कि मैं तुम्हारी बेटी को धंधे पे बिठा दूंगी। अच्छा, ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हुई है, तो जिसकी वजह से ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। ये एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, लेकिन इसका कोई पुलिस अफसर इस चीज को ऑन नहीं करता, तस्दीक नहीं करते। ठीक है। तो बहुत अच्छा, सारी ये बातें तो हैं। मरने वालों ने और मारने वाले में मारने वालों गुफ्तगू हुई है। अब ये कैसे बयान की जा अब ये सकती है कि इसकी ये हुई है तस्दीक कि तो हो ही नहीं सकती। हाँ। अब वो एक शातिर मुल्जम है, हाँ। चालाक है, वो किस तरह से 2.5 महीने से सबको खिला रहा था, मीडिया को किस तरह खिलाया उसने, पुलिस अफसर को, अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को, ठीक है। अब उसने अपने घर तो नहीं ये बताया होगा कि मैंने उन दोनों को मर्डर कर दिया बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। ठीक है, वो इंतहाई शातिर और चालाक इंसान है। अब वो देखेंगे वो वहां पर किस किस तरह से अपने बयानात बदल रहा है और पुलिस अफसरान को भी वो उलझा के रखा हुआ है। और अभी तक स्टिल इस केस में मैं आपको बताऊं बहुत से लकूनास हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं और हमारा जो कानून है यहाँ पर उसमें हमेशा से आप देखें कि मुल्जम के लिए ज्यादा फायदेमंद फेवर दी जाती है और मुद्दइयों के लिए वो इंतहाई मुश्किल है। सही है। अच्छा, अब अहमद फराज साहब आपकी तरफ रुख करते हैं। ये जो पहले इसकी तैनाती के दौरान मुबैना मुकाबले हुए होंगे, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, बहुत से केसेस मशकूक नहीं हो गए इस वारदात के बाद कि वो जैसे अपने घर वालों को कत्ल करने के बाद 2.5 माह तक ऐसे कर सकता है, तो पीछे भी कुछ किया होगा। क्या इस हवाले से कोई तफ्तीश करेगी ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है? और इस वाकये में दीगर मुआवनत करने वाले लोग जैसे कि SHO काना को ओहदे से हटा दिया गया, क्या शेखुपुरा से किसी पुलिस ऑफिसर SHO को ओहदे से हटाया गया, उनको शामिल तफ्तीश की जाएगा, उनके राब्ते इसके साथ थे कि नहीं थे, वो सब कुछ किया जा रहा है या किया जाएगा आगे? इसमें मेरी बात हुई थी DPO शेखुपुरा से, ठीक है। उनका ये कहना है कि वो भी बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं अपने उस थाना फिरोजवाला के SHO के खिलाफ, उस जो भी वहाँ पे SI था या सब इंस्पेक्टर था जिन्होंने इसको पोस्टमार्टम नहीं करवाया, तो वो तो एक्शन ले रहा है। ठीक है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इसकी जो पुलिस की इसकी जो साबका कार्रवाइयाँ थी, देखिए बात ये है पुलिस इसी केस को अगर ईमानदारी के साथ हल कर ले तो वही बड़ी बहुत बात है, वही बहुत है। पीछे किसने जाना है? पीछे किसने जाना है? कौन इतने कट्टे खोलेगा? कौन कट्टे? ये 65 मुकाबले थे उसके करियर के, 65 जी 65 पुलिस एनकाउंटर इसने किए हुए थे टोटल। अच्छा। पीछे किसने जाना है? पुलिस जो है ना ईमानदारी के साथ इसी को मुकम्मल कर लेगी तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। बात हो रही थी आला कत्ल की, मुझे ये बताएं कि 302 में आमिर मिर्जा को पता है, आमिर राना को पता है, एक सबसे अहम चीज जो होती है ना, वो आला कत्ल होता है। आला कत्ल के बाद क्या होता है?
शनाख्त परेड, शनाख्त परेड, बिल्कुल ऐसे। मुल्जिम का चेहरा क्यों छुपाया जाता है, उसके चेहरे पे कपड़ा क्यों बांधा जाता है? आला कत्ल के हवाले से ठीक है। आपको एक मिसाल दे अब दूं उसकी मैं। ना शनाख्त परेड है, ना उसकी आला कत्ल है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कोई एविडेंस ऐसा नहीं है सिवाय सीडीआर के या वो जो ब्लड वगैरह मिला, उससे कैसे साबित करेंगे किसने कत्ल लेकिन किया है? अहमद फराज लेकिन को कत्ल तो वो हुई है। सलमान अब साहब- शहबाज ततला तो वजूद से ही जाया कर दिया ना अब मैं उन्होंने, बताता हूँ उसकी वजह उसको क्या थी? कैसे सजा हो गई? वो मुफक्कर था अदील डिप्टी को। प्रोसिक्यूटर जनरल था गालबन, हाँ बिल्कुल था। वो एक पूरी अदालत थी, बिल्कुल वो एक ऐसे। पूरा कानून था, बिल्कुल उसमें पूरी बार थी, घर वाले भी बार- सोखे थे। मैं बताता हूँ जी, उसमें प्रेशर पूरी बहुत बार- था उसमें। प्रेशर बहुत था, इसलिए उसको सजा दे दी। इसके साथ उसने करना है सर, अब मुझे आला नहीं, कत्ल के नहीं, हवाले से मैं आपको अहमद फराज एक साहब आला आपकी बात कत्ल से के हवाले से नहीं आपको कहता। मैं एक मिसाल एडिशनल दूं। एडवोकेट जनरल का मर्डर हुआ था, अपने भाई और भतीजे समेत कुछ 6-7 अफराद आरब बिल्डर कत्ल किए, उसके मुलजमान को भी सजा दी। ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ वो सुलह हो गई थी भाई, सर मेरी बात सुने ना, तो सुलह कब हुई? उसका मलक जादू तो मौके पे मारा गया देखिए, मेरी था, बात सुने, मेन उस शूटर केस तो में मौके पे भी मारा गया मारा था। गया उस केस था। में बुखला के इस केस में आप ना, क्योंकि इस तरह होता है, देखिए अभी तो ये केस शुरू हुआ है, ये उस्मान उसमें हैदराबाद आपका केस तो भी एसएसपी शुरू हुआ है। कामरान भी शामिल था, वो सारी कामरान पे 109 चीजें- लगी थी भाई। तो देखिए वो पुलिस वाला, ये पुलिस ही मेरे भाई वो सुलह हो गई थी, आपके इल्म में नहीं है। हाँ, सुलह वो सुलह हो गई थी। अच्छा, इसमें भी अहमद जो करोल के गांव के रहने वाले थे, उन्होंने सुलह कर ली थी, बिल्डर के वाले ने सुलह कर ली ये थी। एक सिंपति वाला केस है, लेकिन इसमें आप ये ना कि सुलह होना वो अलग बात है, लेकिन वो मुल्ज़िम हो, वो रिलीफ तो मिल चुका था। लेकिन अहमद लेकिन फराज उनको साहब की सजा- बात है कि अगर 311 को शामिल किया जाए तो फिर जाकर कोई उम्मीद है कि इससे सजा जी, मिल देखिए, सकती है। 2-3 साल के अंदर रह लेगा, रह लेगा। रह लेगा, मर्डर 2-3 के हवाले साल। और अब जो हालात है हाँ। इसके मुताबिक कितनी देर रह सकता है? मैक्सिमम 6 माह। सिर्फ 6 माह। 6 माह। 6 माह के बाद खत्म हो आपकी जाएगा। भी राय यही सुलह है? इसमें जो है ना, वो हमें यही नजर आ रहा है कि मुद्दई जो है ना वो स्टैंड कितनी देर कर सकते हैं इसमें। जितनी देर वो स्टैंड करेंगे उतनी देर ये अंदर रहेगा, और जहां वो थोड़ा सा ढीले हो फिसल गए, ढीले हो गए, तो इसने बाहर आ जाना है। क्या आपको मैं अपना अहमद फराज साहब ने भी बात की कि अपना आला कत्ल के हवाले से एक आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आला कत्ल के हवाले से टीपू ट्रका वाला एक मर्डर हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। उसमें जो आला कत्ल था, जो पिस्टल था, वो मालखाने से गायब करवा दिया गया था। बिल्कुल ऐसे ही। उस बेस पे जिगाना मुल्ज़िम- पिस्टल था। उस बेस पे मुल्ज़िम तीफी बट जो था वो बरी हो गया हुआ। सही। ठीक है, तो कितनी अहमियत है आला कत्ल की, ये फराज साहब जो बार बार बिल्कुल बात कर सही रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो एहसन नामी किसी मुल्जिम का यूज हुआ था। जिसका भी यूज हाँ। हुआ था, लेकिन तो अपना मुल्ज़िम जो थे उस केस में बरी हो गए थे उस आला कत्ल की वजह से कि वो वजह से। चेंज करवाया गया था बिल्कुल मामले ठीक है, इसकी इतनी अहमियत है। इतनी है। राना साहब कि आपको क्या लगता है कि करार वाक़या सजा मिल पाएगी या नहीं? देखिए बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल नहीं है। देखिए कोई बेगुनाह या बंदा कत्ल होता है, जब उसका मुल्ज़िम नहीं मिलता ना, तो उसका मुल्ज़िम रियासत खराब होती है, उसका मुल्ज़िम रियासत होगी। अब ये रियासत के ऊपर है कि इस केस के एविडेंस या इसके ऊपर क्या क्या दफात ला के इसकी तफ्तीश को कैसे देखते हैं। मैं समझता हूँ इसमें आला दुनिया का भी किरदार होना चाहिए, वो इसके ऊपर एक्शन ले, तो सो मोटो लें कि 2 अफराद के 2 खवातीन के कत्ल हुए हैं और बड़ी बेदर्दी से हुए हैं। वाक़या क्या था ये मरने वाले और मारने वाला ही जानता है, अब तो वो अपने बयान भी छुपा रहा है, लेकिन बज़ाहिर जो केस नजर आया उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आमिर साहब, यहाँ पर इंसाफ नाम की कोई चीज आपको नजर आती है? कोई ऐसा फोरम है जहाँ पर आपकी सुनवाई हो सके? देखिए मेरा अभी साहब, अब रिसेंटली एक रियासत- ताजा वाकया हुआ है इस्लामाबाद में। एक वो जज साहब के बेटे ने जो एक्सीडेंट किया, ठीक है, वो अपना 2 बच्चियों की, एक बच्ची जी, की, 2 उसमें बच्ची 2 है, बच्चियों की डेथ 2 हुई थी। बच्चियों। वो कितने दिन लगे हैं? मेरे ख्याल 2 या 4 दिन लगे हैं। हफ्ते के हफ्ते उसमें खत्म उन्होंने नहीं होगा। दियत दे दी है, और दियत दे के उन्होंने वो सुलह तो कर एक ली है। कानूनी तरीका है, नहीं, सुलह हो कानूनी, गई। अब इसमें भी कानूनी तरीका तो इसमें भी है ना 302 में। वो 27 लेकिन लाख बता इसमें- दिए अकाउंट इसमें में, ये है अहमद ना, फराज साहब कह देखिए, रहे हैं। इसमें 302 में ये है कि अगर मुद्दई उसको माफ कर दे, मुद्दई सुलह कर ले, तो उसके बाद भी कानून में ये है कि अगर रियासत स्टैंड करना चाहे मुल्जिम के खिलाफ तो वो बिल्कुल। स्टैंड कर सकती ठीक है। तो रियासत को चाहिए कि कोई ना कोई मिसाल ऐसी कायम करे कि अगर मुद्दई किसी को माफ भी कर दे जिसने इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत दिखाई हो, तो उसके खिलाफ रियासत स्टैंड करे और उसको सजा दिलवाई जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आखिरी सवाल है, इसके बाद इख्तिताम करेंगे। अहमद फराज साहब, क्या ये बाहर आने के बाद दोबारा महकमा पुलिस में आ सकता है, बहाल हो यहाँ सकता कुछ है? भी हो सकता है। 100% 100% आएंगे। अगर ये यहाँ पे बाहर कुछ भी आएगा हो तो सकता है। महकमे में भी 100% जाएगा। वापसी होगी, और नाज़िर- इसकी प्रमोशन भी होगी, आपको ये भी बता दूं मैं। प्रमोशन भी हो जाएगी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स पर मुश्तमिल एक पैनल था जिन्होंने तफसीली तौर पर आगाह किया कि उस्मान हैदर गुजर ने अपनी बीवी और बेटी को तो कत्ल कर दिया, उसके बाद कितने लूप होल्स है इस इन्वेस्टिगेशन में, और खास तौर पर आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ।
अगर पुलिस चाहे भी तो 6 माह या साल से ज्यादा इसे सजा नहीं दिलवा सकते। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि डरा धमका कर या किसी को दियत देकर उससे सुलह की जा सकती है, क्योंकि मुकदमा मुद्दई जो है वो गरीब लोग हैं और इस काबिल नहीं कि वो मुकदमे की फैसलाबाद से आकर लाहौर में पैरवी कर सके। अब देखना यह है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करती है और ये 2 खवातीन का मामला है। एक खातून ही जो है वजीर आला पंजाब की रेड लाइन है, एक माँ है और एक बेटी है। अब देखना है कि वजीर आला पंजाब इस केस पर क्या हिकमत अमली तरतीब देती हैं और इस मुलजिम को करार वाकया सजा दिलवाने के लिए क्या इकदाम करवाए जाते हैं। अपने मेजबान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।